नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 7 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अकाउंटेंट के 5400 पदों पर नियुक्ति से रोक हटी। हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वालों से कहा, आपने रिक्वायरमेंट को अटका दिया है, आप पर तो जुर्माना लगाना चाहिए। मैं दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा बोले, मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मामला दर्ज हुआ, मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं किसके इशारे पर ये सब किया गया, सीआई पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ ही जयपुर में अब दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना, टैक्स जमा करवाना होगा, कम के चक्कर में दूसरे प्रदेशों से गाड़ी खरीद रहे लोग। मैं दोस्तों, किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, एक दिन का अल्टीमेटम दिया, दोपहर में बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 घायल हुए। इसी के साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता का केस, हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में कांग्रेस नेता की सिटीजनशिप रद्द करने की मांग, 13 जनवरी को अब सुनवाई होगी। मैं दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, केजरीवाल से कोर्ट ने कहा, हमारे पास बहुत सारे केस हैं, सुनवाई अब 20 दिसंबर को ही करेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात, कहा राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें, पीएम ने कुछ नहीं किया। इसी के साथ ही दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएंगे। मैं दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, फटाफट करवा ले ये काम वरना अटक जाएगी पेंशन। 31 दिसंबर है आखिरी डेट है। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, अकाउंटेंट के 5400 पदों पर नियुक्ति से रोक हटी। हाईकोर्ट ने याचिका लगाने वालों से कहा, आपने रिक्वायरमेंट को अटका दिया, जुर्माना लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती 2022 का रास्ता अब साफ हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते दिन भर्ती में नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब करीब 5400 पदों पर नियुक्तियां दी जा सकेगी। बीते दिन मामले की फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने रोक हटा दी। इसके साथ ही भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप लोग मेरिट में नहीं आ रहे। इसके बावजूद कोर्ट में याचिका लगाकर 5000 से ज्यादा लोगों के रिक्वायरमेंट को अटका दिया, आप पर जुर्माना लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इतने नहीं, अपने फैसले में कोर्ट ने भी माना है कि सरकार नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया कर रही है। अदालत ने 23 फरवरी 2024 को भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी। किरोड़ीलाल मीणा बोले, मेरी सरकार में मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ, मुख्यमंत्री बता सकते हैं किसके इशारे पर किया गया, सीआई पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, राइजिंग राजस्थान से पहले भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने बीते दिन प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं किरोड़ीलाल ने कहा कि मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुए उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बता सकते हैं किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुज्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे ही गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मौके पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। जयपुर में अब से दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना, टैक्स जमा करवाना होगा, कम के चक्कर में दूसरे प्रदेशों से गाड़ी खरीद रहे लोग। देखिए दोस्तों, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ जयपुर दूसरे प्रदेशों के नंबरों के वाहनों पर अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। इन वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटर्स को पत्र भेजा। इन सेंटर्स को निर्देश दिया गया कि वे दूसरे राज्यों से आए वाहनों की सूची उपलब्ध करवाएं। आरटीओ संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे लगातार शहर में वाहन का संचालन नहीं कर रही है। वहीं ऐसा न कर पाने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की सीमा से लगते हुए दूसरे प्रदेशों के जिलों में वाहनों पर टैक्स 5% तक है। राजस्थान में ये 12% तक होता है। टैक्स बचाने के लिए लोग दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीदकर जयपुर में चलाते हैं। जयपुर में ऐसी 10,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार दूसरे राज्य के वाहन को 1 महीने से ज्यादा चलाने पर टैक्स जमा करना होता है। सभी सर्विस सेंटर से डेटा मिलने के बाद इनकी जाँच की जाएगी। आरटीओ जयपुर प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमने सभी सर्विस सेंटर से डेटा मांगे। यदि गाड़ी मालिक ये सबूत नहीं दे पाते कि गाड़ी रोजाना शहर में नहीं चल रही है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। ऊर्जा मंत्री और महिला विधायक भिड़े, बिजली समस्या के मुद्दे पर हुई बहस, नाराज एमएलए ने कागज फाड़े, बोली मोदी ने देश को बेच दिया है।
देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बिजली के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। मंत्री के बचाव में जब खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल बोले तो इंदिरा मीणा उनसे भी भिड़ गई। नाराज विधायक ने मंत्री के सामने बैठक के एजेंडे के कागज फाड़ दिए और मीटिंग छोड़कर जाने लगी। तभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ कहा तो विधायक और नाराज हो गई। उन्होंने मंत्री पर बैठक में बुलाकर अपमानित करने का आरोप तक लगा दिया। दोस्तों, इंदिरा मीणा ने पूछा था कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में किसानों को कब से दिन में भी 3 फेज बिजली मिल सकेगी। किसानों को सही समय पर डीपी भी नहीं मिल रही है। बिजली निगम के कर्मचारी डीपी देने के एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। ऐसे में उनके क्षेत्र के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान कैसे होगा। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बिजली विभाग में जमकर घालमेल किया गया। इस दौरान खंडार विधायक ने कहा कि हम पूर्व सीएम अशोक गहलोत और आपकी ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर रहे हैं। इस पर विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मोदी जी ने तो पूरे देश को ही बेच दिया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक इंदिरा मीणा के बीच जमकर बहस हुई। योग गुरु रामदेव बोले, धर्म का डंका बजता रहे। कहा, राजस्थान आकर अच्छा लगता है। शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे सीकर। देखिए दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव बीते दिन एक दिवसीय दौरे पर सीकर संभाग में रहे। सीकर की तारपुरा हवाई पट्टी पर बाबा रामदेव का सांसद सुमेधानंद सरस्वती संत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। रामदेव तारापुरा हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से मुकुंदगढ़ में स्थित कुंभनाथ की बगीची भी पहुंचे, जहां अगवानी करते हुए अघोरी शैलेंद्र नाथ महाराज ने योग गुरु रामदेव का स्वागत किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान में 3 जगह कार्यक्रम है। उन्हें कुंभनाथ की पवित्र बगीची में आकर ऊर्जा मिली है। ये बगीची गौ सेवा की जगह है, जहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। रामदेव ने कहा कि महाराजा शैलेंद्र नाथ जी से मिलकर उनके आदेश की पालना करेंगे। वहीं मुकुंदगढ़ में संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा कि धर्म का डंका हमेशा बजता रहना चाहिए और सनातन की जय हो। इसके बाद बाबा रामदेव मुकुंदगढ़ से रवाना होकर खंडेला में एक निजी शादी समारोह में गए। संसद में सिंघवी की सीट से 50,000 रुपए कैश मिला। सभापति धनखड़ ने बताया तो खड़गे बोले, नाम लेना ठीक नहीं। भाजपा बोली जांच हो। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में 500 रुपए का बंडल यानी कि 50,000 रुपए मिलने पर बीते दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हो गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। भाजपा ने जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक बात नहीं है। धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये हो भी रही है। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला। एक दिन का अल्टीमेटम दिया। दोपहर में बैरिकेड से तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 8 घायल हुए। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान बीते दिन यानी शुक्रवार 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च को टाल दिया। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके लिए हम 7 दिसंबर का इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। इसमें हमसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान बात करें। केंद्र वार्ता करेगा तो ठीक है, नहीं तो 8 दिसंबर रविवार को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। किसानों ने बैरिकेड और कंटीले तार भी उखाड़ दिए। इस पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आंसू गैस के गोले दागे। इसमें 8 किसान घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। वहीं पंधेर ने कहा कि हरियाणा पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने हमसे मांग पत्र भी मांगा है। इसके बाद हमने उन्हें मांग पत्र सौंप दिया, जिसमें केंद्र सरकार से वार्ता की बात कही। दोस्तों, आज यानी 7 दिसंबर का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोलों के कारण हमारे काफी नेता घायल हो गए। इसके बाद हमने जत्थे को वापस बुला लिया। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने के प्रयास करना निंदनीय है। पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारों ने नॉर्थ और ईस्ट को वोटों से तोला। हमारे मंत्री 10 साल में 700 बार नॉर्थ ईस्ट गए, निवेश भी बढ़ाया। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास वोट कम थे और यहाँ सीटें कम थी। अटल जी की सरकार के दौरान नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले दशक में पूर्वोत्तर की 700 यात्राएं की। हम पूर्वोत्तर को इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी की त्रिमूर्ति से जोड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हमने पूर्वोत्तर के साथ दिल्ली और दिल के अंतर की भावना को कम करने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी ने ये बातें दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिन के अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन पर कही। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासतें भी दिखाई गई। राहुल की नागरिकता केस, हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी में कांग्रेस नेता की सिटीजनशिप रद्द करने की मांग 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का रुख पूछा है। ये याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार के वकील से जवाब मिलने तक आगे के निर्देशों को स्थगित कर दिया। अदालत ने स्वामी की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रॉक्सी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया है। नए वकील को मामला समझने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी 2025 को तय कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को कहा, किसानों के लाडले हैं। मुंबई में मंच से पूछा था, किसानों से किए वादे क्यों नहीं पूरे किए। देखिए, 2 दिन पहले मुंबई में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भरे मंच पर किसानों से किए गए वादों को लेकर सवाल पूछने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब उन्हें नया नाम दिया है। संसद की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति ने शिवराज सिंह को किसानों के लाडले भी कहा है। बीते दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री को यह नाम तब दिया जब कृषि मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जा रहे थे। उन्होंने शिवराज सिंह से कहा कि मैंने आज आपका नामांकन कर दिया। दरअसल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में सवाल उठाया था कि कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने किसानों का दर्द जनता के सामने रखा। उसी पर जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है और कृषि मंत्री की क्या राय है। जयराम रमेश की बात सुनकर धनखड़ ने कहा कि ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि मंत्री जी आते जाते समय मेरे साथ थे। मैंने मंत्री जी से कहा और मैं आश्वस्त हुआ, जिस आदमी की पहचान देश में लाडली के नाम से थी वो किसानों का लाडला होगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ऊर्जावान मंत्री अपने नाम शिवराज के अनुरूप ये करके दिखाएंगे। आज मैंने आपका नामांकन कर दिया है, किसान के लाडले। शराब नीति केस दिल्ली हाई कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। केजरीवाल से कोर्ट ने कहा, हमारे पास बहुत सारे केस, सुनवाई 20 दिसंबर को ही करेंगे। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिन शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल के केस की जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने सुनवाई तय तारीख 20 दिसंबर से पहले करने की याचिका लगाई थी। उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहिरी ने कहा कि सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। हमारे पास सुनवाई के लिए और भी बहुत सारे मामले हैं। कोर्ट के जल्दी सुनवाई से इनकार के बाद केजरीवाल के वकील ने मांग रखी कि उनके खिलाफ दायर ईडी की याचिका की कॉपी उन्हें पहले से मुहैया करवाई जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मान लिया। जस्टिस ओहिरी ने निर्देश दिए कि सुनवाई से पहले दोनों पक्षों के बीच जरूरी दस्तावेज साझे हो जाएं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिंदे और अजीत के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहली कैबिनेट में ही मरीज को 5 लाख मदद देने का फैसला। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वे भाजपा के पहले नेता हैं। शपथ के बाद वे पीएम मोदी के पास गए थे और अभिनंदन भी किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। वे राज्य के दूसरे नेता है जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। दोस्तों, शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वे 6ठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। वे महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। दोस्तों, शपथ के आधे घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित पवार मंत्रालय पहुंच गए। कि पहली कैबिनेट मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के मरीज चंद्रकांत शंकर कुरहाड़े को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया। शपथ समारोह मुंबई के आजाद मैदान में बीती शाम 5:31 पर हुआ, जो करीब 30 मिनट तक चला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने तीनों नेताओं ने मराठी में शपथ ली। प्रियंका गांधी की अमित शाह से मुलाकात। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करे। पीएम ने कुछ नहीं किया। देखिए, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। पीएम भी वायनाड गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रियंका ने कहा कि हमने गृह मंत्री को वायनाड की स्थिति के बारे में बताया है। वहाँ के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं बचा। लोगों के घर, बिजनेस, स्कूल सब कुछ बह गया है। वहाँ लोगों की जितनी मदद की जाए वो करनी चाहिए। वायनाड में प्रभावित लोगों के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया 9वां संकल्प। जाने दोस्तों, इस बार क्या लिया है संकल्प।
देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन 9वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन में उत्पन्न अपशिष्टों का पृथक्करण और निपटान करके स्वच्छ और हरित राजस्थान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में देश विदेश से आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य शामिल होंगे। इस आयोजन में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए निरंतर जरूरी कदम उठा रही है। पीएम मोदी के जयपुर आगमन से पहले राजेंद्र राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफों के बांधे पुल। जाने दोस्तों आखिर क्या कहा। देखिए दोस्तों, चूरू जिला मुख्यालय पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू आवास पर आयोजित हुई बैठक में 17 दिसंबर को प्रदेश भाजपा सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन पर चूरू से कार्यकर्ताओं के जयपुर जाने के संदर्भ पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि 17 दिसंबर को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के सांगनेर के दतिया में आ रही है, जिसको लेकर उत्साहित प्रदेश में कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में जयपुर पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि चूरू जिले से 15,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के जयपुर जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पिछले एक वर्ष में जो ऐतिहासिक कार्य किए, उससे प्रदेश आज विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सरकार की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस सरकार ने भी आम जनता, किसान, मजदूर को केंद्र में रखकर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि चूरू में भी पिछले एक वर्ष में जो कार्य इस सरकार में किए गए, वे अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि आगामी दिनों में चूरू की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने पिछले बजट में चूरू को दी गई सौगात जैसे कि कृषि महाविद्यालय, रिंग रोड, RUBA हॉस्पिटल को सैटेलाइट से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा अब इस सरकार में योजनाएं धरातल पर उतर रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि यह सरकार राजस्थान के इतिहास में पहली सरकार है जिसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में 1.25 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की है। जयपुर के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में धारीवाल की बढ़ेगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई। देखिए, जयपुर के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और जेडीए के 3 पूर्व अधिकारियों से जुड़े एकल पट्टा मामले में बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अशोक पाठक को इंटरविनर बनने के एप्लीकेशन के लिए 3 सप्ताह का समय दिया, साथ ही राज्य सरकार को भी 3 हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से रेफर होकर आई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। राजस्थान में इस दिन से शुरू होगा सर्दी का अटैक, IMD का इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। देखिए दोस्तों, राज्य में धीरे धीरे सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि चूरू और सीकर में अभी से ही ठंड ने रफ्तार पकड़ ली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में शीतलहर का नया अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 10 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले चूरू और सीकर जिले से होगी। कचरे से बिजली, 1000 टन कचरे से हर दिन 15 मेगावाट बिजली का सपना। देखिए, जयपुर हेरिटेज निगम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कचरे से बिजली बनाने की पहल अब जल्दी ही हकीकत बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अब ये भारत के ऊर्जा और स्वच्छता क्षेत्र में नई क्रांति लाने का दावा कर रहा। इस प्रोजेक्ट को संचालित करने की जिम्मेदारी जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी गई है। जिंदल ग्रुप इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ रुपए का भारी निवेश करेगा। इसके साथ ही भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के लिए 192 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई है। फंडिंग सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के जल्द ही कार्यान्वित होगा। इस परियोजना के तहत हेरिटेज निगम हर दिन 1000 टन कचरा उपलब्ध करवाएगा। ये कचरा बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की योजना के अनुसार प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही निगम को 66 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी और प्रति माह 20 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा। अकेले सीकर जिले में 11,000 बेरोजगारों को 10 महीने से भत्ते का इंतजार, 6,500 14 महीने से कतार में लगे। देखिए दोस्तों, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता भी परेशानी का सब बन गया है। प्रदेश में इस साल फरवरी महीने के बाद का किसी भी बेरोजगार को भत्ता ही नहीं मिला, जबकि उसके लिए जरूरी इंटर्नशिप बेरोजगार लगातार कर रहे हैं। अकेले सीकर जिले में करीब 11,000 बेरोजगारों को करीब 26 करोड़ रुपए के भत्ते का इंतजार है। दोस्तों, बड़ी समस्या ये भी है कि भत्ता न मिलने से योजना में 2 साल पूरे कर चुके बेरोजगारों को योजना से हटाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में भत्ते के लिए कतार में लगे नए बेरोजगारों की संख्या और इंतजार भी अब बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दोस्तों, सीकर में पिछले साल अक्टूबर महीने में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही नई अप्रूवल न मिलने से 6,631 बेरोजगार अधर में अटके हुए हैं। प्रदेश में करीब 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार इसी कतार में है। फटाफट कर ले दोस्तों ये काम, वरना अटक जाएगी आपकी पेंशन। 31 दिसंबर है आखिरी डेट।
देखिए दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जीवित प्रमाण पत्र न देने के कारण कोटा जिले के 13,255 लाभार्थियों की पेंशन अटक सकती है। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। कोटा जिले में कुल 2,19,629 पेंशनधारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार इनमें से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 13,255 पेंशन धारकों ने अब तक जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया। जीवित प्रमाण पत्र देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। दोस्तों, ये तो हो गई सिर्फ कोटा जिले की बात। राज्य के हर जिले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिया। पेंशन के लाभार्थियों को हर वर्ष पेंशन जारी रखने के लिए जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। कई लोगों ने प्रमाण पत्र नहीं दिया। वहीं दोस्तों, अगर आप तिथि तक का प्रमाण पत्र दे देंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। अब विभाग के स्तर पर जल्द ही जीवित प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है। इसलिए दोस्तों, आप 31 दिसंबर से पहले अपना जीवित प्रमाण पत्र दे दे, नहीं तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपकी पेंशन नहीं आएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे जोधपुर। रेंजिंग डे में लेंगे हिस्सा, पटेल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। देखिए दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार रात 9:30 बजे 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आएंगे। वे आज रात्रि विश्राम बीएसएफ के गेस्ट हाउस पर करेंगे। 8 दिसंबर रविवार को बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी में रेंजिंग डे परेड में भी भाग लेंगे। वे बीएसएफ से सीधे सर्किट हाउस आएंगे। अमित शाह जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही सर्किट हाउस में उनके स्वागत का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम को लेकर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। भाई का जन्मदिन मनाने के लिए जोधपुर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी। उम्मेद भवन पैलेस में 2 दिन तक चलेगा सेलिब्रेशन। शंकर महादेवन देंगे परफॉर्मेंस। देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बीते दिन जोधपुर पहुंच चुके हैं। वे यहां अपने छोटे भाई राजेश अडानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। राजेश अडानी का बर्थडे 7 दिसंबर यानी आज है। उम्मेद भवन पैलेस में 2 दिन यानी कल भी प्रोग्राम था और आज यानी शनिवार को भी प्रोग्राम बर्थडे सेलिब्रेशन चलेगा। इसके लिए अडानी का पूरा परिवार जोधपुर पहुंचा है। उम्मेद भवन पैलेस में बीते दिन वेलकम डिनर रखा गया था। वहीं आज बर्थडे पार्टी होगी। इसमें बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर शंकर महादेवन परफॉर्म करेंगे। वे आज जोधपुर पहुंचेंगे। शहीद के सामने सिर झुकाएंगे तो 95% नंबर आएंगे। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रेम सिंह बाजोर बोले, शहीदों से बड़ा देवता कोई नहीं। देखिए दोस्तों, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि अगर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे शहीद की प्रतिमा के सामने सिर झुकाएंगे तो परीक्षा में 95% नंबर जरूर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये शहीद ही तो हमारे देवता हैं, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं। हम इनका सम्मान करेंगे तो हमारा भला होगा। आजकल बच्चे एग्जाम में खूब नंबर ला रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन संस्कार भूलते जा रहे हैं। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले रिकॉर्ड 35 करोड़ रुपए। इस बार 2 महीने बाद काउंटिंग 2 किलो से ज्यादा सोना और 188 किलो चांदी मिली। देखिए, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का रिकॉर्ड बना है। 2 महीने में सांवरा सेठ मंदिर में 35 करोड़ रुपए का दान मिला। इस बार रिकॉर्ड तोड़ रुपए के साथ साथ 2 किलो सोना, करीब 188 किलो चांदी और कई देशों की करेंसी भी मिली है। पिछले साल इसी समय 2 महीने के भंडार से करीब 17 करोड़ रुपए मिले थे। समरावता प्रकरण में 41 लोगों की जमानत खारिज। डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में करनी होगी अपील। देखिए, टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव मतदान के दिन हुए पथराव उपद्रव के मामले में 41 लोगों की जमानत याचिका जिला और शासन न्यायालय ने बीते दिन खारिज कर दी। अब इनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। लोक अभियोजन राजेश गुज्जर ने बताया कि 39 आरोपियों की जमानत के लिए एक साथ अपील की गई थी। वहीं 2 की अलग से जमानत के लिए गत दिनों याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने सभी 41 जनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जयपुर में जुकाम और बुखार की दवा जांच में फेल। 7 कंपनियों की 9 दवाइयां और इंजेक्शन बेचने पर लगाई रोक। देखिए, राजस्थान में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बीते दिन 7 कंपनियों की 9 दवाइयों के कुछ बैच की बिक्री करने पर रोक लगा दी। इनमें से 4 दवाइयां जांच में नकली पाई गई, जबकि 5 दवाइयों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। उनमें सोल्ट की मात्रा सही नहीं थी। इनमें खांसी, जुकाम, एंटी एलर्जी की दवाइयां और इंजेक्शन के अलावा विटामिन D3, कैल्शियम, मानसिक रूप से बीमार मरीजों को दी जाने वाली गोलियां और खून पतला करने के लिए इंजेक्शन है। दोस्तों, जो दवाइयां नकली मिली है उनकी आप एक पूरी लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में साल में 2 बार एडमिशन होगा। एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे, दोनों वैध भी होंगे। यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने 5 दिसंबर को यूजी की पढ़ाई के लिए नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया था। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स डिग्री कोर्स के लिए साल में 2 बार एडमिशन ले सकेंगे। डिग्री की पढ़ाई कम या ज्यादा समय में भी पूरी की जा सकेगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डिग्री स्टूडेंट्स को 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स 2 साल या 5 साल में पूरा करने का विकल्प भी दे सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि साल में 2 बार स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की पॉलिसी लागू करने के लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थान सावधानी से इसका प्लान बनाए।